तो सभी लोगों को नमस्कार एंड सभी लोगों को वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि डेली मुलाकात होती है 6:30 पर और हम यहाँ बात करते हैं पेपर 2 की, जिसका नाम है BFM। और हम लोग जो सीरीज लेके चल रहे हैं उस सीरीज का नाम है कि जितने भी हमारे मॉड्यूल हैं उसमें जितने भी हमारे यूनिट्स होंगे उन सभी यूनिट्स को हम लेके कवर करेंगे, यानी कि यूनिट वाइज MCQ यहाँ सॉल्व करेंगे। और आज हमारा जो यूनिट है वो यूनिट 3 है, जिसका नाम है कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड NRI अकाउंट। ओके, तो एक बार जरा जल्दी से लिंक को कॉपी करें और जरा सभी मीडियम तक इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। सभी लोगों को गुड इवनिंग एंड सभी लोगों को वेलकम। देखिए, कहता है द टर्म कॉरस्पॉन्डेंट बैंक रिफर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which provide services across the globe to what who have presence in the host country, banks, exporter, importer और नॉन। बताइए आंसर क्या होगा एवरीबॉडी। सभी को गुड इवनिंग एंड सभी को वेलकम। मेरा रिक्वेस्ट सभी लोगों से ये रहेगा कि जितना हो सके आप पार्टिसिपेट करिए, जो भी हो आंसर गलत हो डजंट मैटर, प्लीज ट्राई टू बी पार्टिसिपेट एवरीवन माय डियर बैंकर, है ना। देखिए, जब भी हम बात करते हैं LC के केस में तो एक इंटरमीडिएरी होता है बेसिकली, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो ये बेसिकली किसको, यह बैंक को अपनी सर्विसेज देता है जो फॉरेन कंट्री में है, जो होस्ट कंट्री में है ना। चलिए नेक्स्ट वन, द फंक्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स कैन बी समराइज, यानी आपको बताना है कि जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स होते हैं उनकी सर्विसेज क्या क्या वो देते हैं। अकाउंट सर्विसेज, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, कलेक्शन फॉर द पेमेंट्स के लिए, और पांचवा नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बैंक क्या क्या काम करते हैं बेसिकली, कौन सा बैंक जिनकी बात कर रहा हूं मैं, कॉरस्पॉन्डेंट बैंक की बात कर रहा हूं, है ना। चलिए, तो याद रखिएगा ये सारी सर्विसेज आपको देते हैं, चाहे वो अकाउंट सर्विसेज की बात करते हैं, पेमेंट को क्लियरिंग करने में हेल्प करते हैं, और साथ में अगर कोई पेमेंट रिसीव करना है तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। चलिए नेक्स्ट वन, द फॉरेन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से। द फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय बैंक विच अनदर बैंक आर क्लासिफाइड, मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी में जब हम अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी बैंक के द्वारा तो उसे हम क्या कहते हैं। दैट इज कॉल्ड नोस्ट्रो अकाउंट, दैट इज कॉल्ड वोस्ट्रो अकाउंट, दैट इज कॉल्ड लोरो अकाउंट, या ऑल या नन। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा एवरीबॉडी। एवरीबॉडी, द फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझाता हूं, जरा समझिएगा ध्यान से। आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का बैंक है और इसने फॉरेन के किसी बैंक जिसका नाम है HSBC। क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे मल्टीपल रीजन है। जो SBI है, मान लो हमारे देश में फॉर एग्जांपल कोई एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट करता है, और इस कंट्री में जहां ये कंट्री है वहां पर कोई इंपोर्टर है जो इंपोर्ट करता होगा। जैसे ही यह एक्सपोर्टर इसको बिल देगा कि भाई हमने आपको गुड्स ट्रांसफर कर दिया है, मुझे पेमेंट रिलीज करिए, तो क्योंकि ये कंट्री अगर मैं कहूं तो यहां पर तो इनके पास डॉलर है और इनको चाहिए पैसा रुपीज में, क्योंकि हम इंडिया में हैं। तो ये क्या करेंगे, यानी ये इंपोर्टर क्या करेगा, ये देगा डॉलर HSBC को, और HSBC ये डॉलर देंगी SBI को, और SBI अपना जो मार्जिन मनी है उसको डिडक्ट करके जो पैसा होगा किसको पहुंचा देगा, एक्सपोर्टर को।
तो याद रखना है सभी लोगों को, ये पूरा प्रोसेस होता है, दैट कॉल्ड प्रोसेस। तो इस पर्पस के लिए जब ये यहां पर पैसा भेजेंगे तो इनको अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहां से पैसा जाता होगा उस कंट्री में, तो इनको भी रिक्वायरमेंट होती होगी। इन दैट रिस्पेक्ट में हमारे पास नोस्टो, वोस्टो और लोरो, ये 3 अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आज के बाद कभी डाउट नहीं होगा कि वाई वी मेंटेन दिस काइंड ऑफ अकाउंट, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं कहूं आपको तो दिख रहा होगा सभी लोगों को कि जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने HSBC में अकाउंट ओपन करवाया, तो उसे हम कहते हैं नोस्टो अकाउंट, मीन्स आवर मनी विथ यू। द केस नंबर 2, मान लीजिए HSBC ने हमारे पास ओपन करवाया, सो दिस इज कॉल्ड वोस्टो अकाउंट। ओके, और मान लो कि SBI और HSBC दोनों ने मिलके किसी थर्ड पार्टी में अकाउंट ओपन करवाया, तो उसे हम कहते हैं लोरो अकाउंट। आई होप ये सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लोरो अकाउंट, व्हाट इज वोस्टो अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सभी लोग। थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, कहते हैं सबसे पहले समझिएगा, जब भी कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन किया जाता है बाय बैंक इन द होम कंट्री, ओके, विद द बैंक इन द होस्ट कंट्री, तो उसे हम कहते हैं नोस्टो अकाउंट। जैसे हमारा अकाउंट जो था वो आपके साथ है, अवर अकाउंट विथ यू। ओके, एग्जांपल लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की कोई ब्रांच है जिसने डॉलर अकाउंट के लिए सिटी बैंक के साथ, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है, एक अकाउंट ओपन करवाया जिसे कहा गया नोस्टो, और इस अकाउंट उन्होंने बुक्स में क्या दिखाया, द नेम ऑफ दैट इज कॉल्ड नोस्टो अकाउंट। आई होप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। नेक्स्ट वन, ये वोस्टो क्या होती है। तो जब भी कोई ए नॉन रेजिडेंस बैंक है ना, मान लो हमारे देश में नहीं, फॉरेन में है, मेंटेन करता है एक अकाउंट इन द होम कंट्री, यानी हमारे देश में, इन करेंसी ऑफ द होम कंट्री, मतलब इट मींस योर अकाउंट विथ अस, हमारे पास आपका अकाउंट है ना। जैसे एग्जांपल लेता हूं, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक जो कि यूएसए का है, ये कहां का है, यूएसए का है। न्यूयॉर्क ने मेंटेन किया है एक रुपीज अकाउंट, यानी इंडिया में, विथ एसबीआई मुंबई के साथ, इन द नेम ऑफ वोस्टो, इन द नेम ऑफ वोस्टो अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एसबीआई मुंबई। सो आई होप ये क्लियर सभी लोगों का हो गया, व्हाट इज कॉल्ड नोस्टो एंड व्हाट इज कॉल्ड वोस्टो, है ना। नाउ द थर्ड पार्टी, it is very important, it refer to account of other bank, that is, याद रखिएगा, over we call their account with them. For example, सिटी बैंक रेफर किया टू रुपीज अकाउंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, मेंटेन किया किसके साथ, एसबीआई मुंबई के साथ, या सम अदर बैंक के साथ, रेफरिंग टू द डॉलर जहां ट्रेडिंग हो पाएगी। मतलब यहां पर एक हमारा बैंक कौन हो गया, एसबीआई हो गया, एक हमारा कौन हो गया, अमेरिकन बैंक हो गया, एक हमारा कौन हो गया, सिटी बैंक हो गया। इन दोनों ने मिला के इसके पास ओपन करवाया कि भाई हम रुपीस का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, है ना, हम रुपीस का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और याद रखना, इटालियन में कहा जाता है, विच मीन्स होता है दियर। लोरो मतलब, लोरो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है दियर, हेंस लोरो अकाउंट रिप्रेजेंट थर्ड पार्टी अकाउंट। चलो अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा ग्लोबल मेंबर ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी है एंड वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर है ऑफ सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस जो देती है, जिसका नाम स्विफ्ट है, जिसका नाम आरटीजीएस है, जिसका नाम एनईएफटी है, जिसका नाम ऑल है, या नॉन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू एवरी माय डियर बैंकर, प्लीज ऑलवेज पार्टिसिपेट करें, प्लीज ऑलवेज पार्टिसिपेट करें, बिकॉज पार्टिसिपेशन विल हेल्प यू टू नो योर कंडीशन। एवरीवन, द पार्टिसिपेशन विल हेल्प यू नो द कंडीशन, कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कहां तक जा रही है। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज पार्टिसिपेट,
प्लीज पार्टिसिपेट एवरीवन। व्हाट इज द आंसर? देखिए, हम सभी लोगों को पता होगा कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक मीडियम होता है, जिस मीडियम को हम लोग कहते हैं स्विफ्ट। इसका नाम ही है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका काम बस एक है कि जब भी कोई पेमेंट होगा ग्लोबल लेवल पे, आपका काम है इंफॉर्मेशन को पास करना। आपका काम इंफॉर्मेशन को पास करना। ये फंड नहीं भेजता है, ये बस इंफॉर्मेशन को पास करेगा। मतलब अगर ये ना हो तो हमारा पैसा तो जाएगा, बट इंफॉर्मेशन काफी बाद में पहुंचेगा। और ग्लोबल सिस्टम में जब हम देश के बाहर जाते हैं तो पेमेंट कंफर्मेशन इट्स वेरी एसेंशियल पार्ट। सो याद रखना, यहां आंसर हमारा क्या होगा? स्विफ्ट होगा। आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कमेंट करके कि अगर मैं स्विफ्ट के बारे में बात करूं तो स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में है? बताइए जल्दी से, स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में है? तो याद रखना, इसका हेडक्वार्टर अगर मैं बोलूं तो इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। कहां पर है? बेल्जियम में है। ठीक है। अगर मैं कहूं इंडिया में एक फंड ट्रांसफर मीडियम इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है आरटीजीएस एंड एनईएफटी। इन दोनों को ही हमारे देश में आरबीआई सुपरवाइज भी करता है और रेगुलेट भी करता है। इसमें कोई भी एनपीसीआई का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे कहते हैं एनईएफटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें मिनिमम कहें या हम कहें मैक्सिमम, देयर इज नो लिमिट, है ना। बट इन द केस ऑफ आरटीजीएस इसमें याद रखना, मिनिमम जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम की अगर मैं बात करता हूं तो नो लिमिट है। यानी कि मिनिमम हम अगर कहें तो कितना होगा? 2 लाख, एंड मैक्सिमम कहें तो क्या होगा? देयर इज नो लिमिट। ठीक है। चलिए अगला, स्विफ्ट हैज इनबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम with an automatic authentication of financial masses through what is available 24 hours a day and 365 days in a year। यानी कि आपको बताना है कि जो उनका प्रोसेस सिस्टम है, जिस मीडियम से वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जैसे हमारे देश में इंडिया में सिस्टम है सीबीएस। इसका काम क्या है कि जो इंटरकनेक्टेड को जोड़ना है ना, दिस इज कॉल्ड द सीबीएस ब्रांच। उसी प्रकार अगर जो स्विफ्ट काम करता है तो कौन सी सिस्टम के द्वारा ये इंफॉर्मेशन को पास करता है, आपसे पूछा ये जा रहा है। बताइए जल्दी से एवरीवन, ट्राई टू पार्टिसिपेट, एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट। चलिए जरा देखिए ध्यान से, एक हो गया आपका ईसीएस और दूसरा हो गया बायलैटरल की एक्सचेंज, जिसे हम शॉर्ट में बीकेई कहते हैं, और एक हो गया हमारा आईएमपीएस विच इज कॉल्ड इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम, जो हमारे देश में है। तो भाई अगर मैं बोलूं तो एसएस की बात करते हैं, आईएमपीएस तो नहीं होगा बिकॉज ये दोनों हमारे देश में है। याद रखना, पहले यूज होता था बीकेई, लेकिन अभी बदल गया है आंसर। यानी अभी आंसर अगर कोई पूछे इसका तो आंसर हम क्या कहेंगे? दिस वन। बट याद रखना, एक सिस्टम रिनेम कर दिया गया, यानी जो मीडियम पहले यूज किया था बीकेई के फॉर्म में, उसको चेंज कर दिया गया है। बस अंतर इतना है। क्या है जरा ध्यान से देखो, कहते हैं स्विफ्ट हैज सिंस इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ मैसेज बिटवीन बैंक वेयर बैंक आर रिक्वायर्ड टू हैव एन ऑथेंटिकेशन की एक्सचेंज बिटवीन देमसेल्फ थ्रू सेट फॉर्मेट बाय यूज ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन। याद रखना, जो पहले बीकेई हुआ करता था, याद रखिएगा, उसको प्रेजेंट में अब आरएमए कर दिया गया है। क्लियर एवरीवन? यानी कि बिफोर इट वाज द नेम ऑफ बीकेई विच इज राइट नाउ चेंज इन द नेम ऑफ आरएमए। एग्जाम में याद रखिएगा, आज जो मैं करा रहा हूं ना, वो मैं करा रहा हूं यूनिट 3 नंबर को। ठीक है, जैसे ही मॉड्यूल ए पूरा होगा फिर मैं बी स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको मेरे साथ टॉपिक पढ़ना है तो जुड़िए हमारे साथ 8 PM पर, जिसका नाम है बीएफएम की। मैं टॉपिक वाइज वहां क्लास ले रहा हूं। ठीक है, आप उस बैच में यूज कर सकते हैं, यूज करें कोड राजीव एंड आपको मिलेगा डिस्काउंट मैक्सिमम। अभी बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है एवरीवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, जो स्विफ्ट हमारा है वो कैरी है, यानी कि यह पर अगर मैं बोलूं आपको तो यह कितना इंफॉर्मेशन एनुअली ये शेयर करता है। स्विफ्ट कैरी ओवर हाउ मच
financial messaging annually and it is a fast, reliable and secure support for business the world over. अभी पता होगा, इसी का न्यूज में आया था कि इसने जो रसिया पे सैंक्शन लगा दिया, यानी कि अब जब भी हम पेमेंट करेंगे रसिया में तो स्विफ्ट इंफॉर्मेशन पास नहीं करेगा उस कंट्री में। ओके, तो याद रखना 5 मिलियन, बताइए जल्दी से, 6 मिलियन, 7 मिलियन या नन? व्हाट द आंसर? प्लीज लेट मी एवरीवन, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर होगा 5 मिलियन। चलिए अगला, स्विफ्ट का काम है प्रोवाइड करना द फॉलोइंग सर्विस ओवर ए सिक्योर नेटवर्क। ठीक है, मैसेजिंग सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग एंड पेमेंट, इंटरबैंक पेमेंट ये प्रोवाइड कराता है सर्विसेज, कॉर्पोरेट सर्विसेज ये कराता है, या कैश मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस देयर बाय मिटिगेटिंग ऑपरेशनल एंड कंप्लायंसेस रिस्क इसको बताता है, या ऑल, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। आज हम बात कर रहे हैं ओनली यूनिट 3 के बारे में, ठीक है? ओके, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं ओले बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे। मुझे एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए मेरा ऑडियो और वीडियो ओके एवरीवन? प्लीज मेक मी कंफर्म एवरीवन। तो डेली मुलाकात करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग बात करते हैं ओनली यूनिट वाइज पेपर, ठीक है? और याद रखिएगा ये जो पेपर है इसका हम लोग का पर्पस ये है कि जो कमिंग एग्जामिनेशन में हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएं, ठीक है? एक बार जल्दी से लिंक को कॉपी करें और जरा सभी लोगों तक बात कर लें। हम लोग स्टार्ट किए हैं यूनिट वाइज मॉक, यानी कि जितने भी हमारे यूनिट होंगे उन सभी यूनिट्स को हम लोग यहाँ पे पूरा कराएंगे। और कल हम लोग ने इसका फर्स्ट पार्ट किया था और आज इसका हम लोग पार्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है एवरीवन? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग, जल्दी से। कल हम लोग ने बात की थी इसके बारे में कि ग्लोबल ये इंफॉर्मेशन है जिसका नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है ये। इसका काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को पास करना। तो ये इनमें से कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है? पहला, मैसेजिंग सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग पेमेंट, इंटरबैंक पेमेंट, कॉर्पोरेट सर्विसेज, या कैश मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस देयर बाय मिटिगेट ऑपरेशनल एंड कंप्लायंसेस रिस्क, ऑल, और इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? प्लीज सेशन को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए एवरीवन। जल्दी से जितना ज्यादा हो सके सभी लोगों तक सेशन को शेयर कर दीजिए एवरीबॉडी। ओके, चलिए, तो अगर मैं कहूंगा तो ये सारी सर्विसेज देते हैं, है ना? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा 5, यानी ये सारी सर्विसेज हमको देते हैं। चलिए अगला, अक्सर आप सुनते होंगे चिप के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। तो आपको बताना है कि ये जो पेमेंट गेटवे है या जो पेमेंट सिस्टम है ये कौन सी कंट्री का है? यूएसए का है, इंडिया का है, रसिया का है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। चिप एक पेमेंट सिस्टम है, एक पेमेंट गेटवे है, आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री का है ये? यूएसए, इंडिया, रसिया, या इनमें से कोई नहीं? एवरीबडी ट्राई टू पार्टिसिपेट एवरीबडी। चलिए, तो जब भी हम बात करते हैं चिप के बारे में तो याद रखिएगा ये यूएसए का है। कहाँ का है? यह यूएसए। जैसे हमारे देश में आपने सुना होगा एक आरटीजीएस है, एक एनईएफटी है, जिसको हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है, ध्यान देती है, सुपरवाइज करती है। उसी प्रकार जो चिप है ये एक पेमेंट सिस्टम है जो कि अमेरिका का है। कहाँ का है ये अमेरिका का है। चलिए, ओवर द पीरियड धीरे धीरे चिप हैज ग्रोन बोथ वॉल्यूम, यानी इसका जो यूजेस होना वॉल्यूम वो इंक्रीज हुआ, एंड ग्रोथ इन नंबर ऑफ बैंक्स, बैंकों में इसका यूटिलाइजेशन ग्रोथ हुआ,
विद मेंबरशिप आपको बताना है नाउ कितने ऐसे बैंक हैं जो सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं चिप। प्लीज एवरीवन प्लीज मेक मी कंफर्म, कितने ऐसे मीडियम हैं जो इस सिस्टम को यूज करते हैं, मुझे बताइए जल्दी से एवरीबॉडी। और जिन्होंने भी कल का सेशन नहीं देखा प्लीज कल का सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि कल इसका हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया है ना। हम लोग सारे यूनिट्स को ऐसे ही कवर कर लेंगे। तो याद रखना प्रेजेंट में टोटल 49 ऐसे बैंक हैं, 49 ऐसे बैंक हैं जो इस मीडियम को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। जैसे एक चिप है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि एक चिप है, उसी प्रकार अनदर यूएस पेमेंट सिस्टम है जो कि ऑपरेट करती है कौन, फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, ऑपरेट करता है ऑल ओवर द यूएस स्टेट सिंस 1918 एंड हैंडल ए मेजॉरिटी ऑफ डोमेस्टिक पेमेंट, यानी देश की जो भी डोमेस्टिक पेमेंट को हैंडल भी करता है। इट इज एन ऑटोमेटेड कंप्यूटर बेस्ड ये मैसेजिंग सिस्टम है जो कि ग्रॉस बेसिस पर काम करता है। उसका नाम क्या है, टारगेट, चैप या फेडवायर, बताइए जल्दी से एवरीवन। सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज सेशन को जरूर आप लाइक करें जल्दी से। ये सारे मैं करा रहा हूं आपको मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, चाहे फेड वायर कहूं या शायद हम बात करें चिप्स के बारे में, दोनों बेसिकली अमेरिका का है। चलिए नेक्स्ट वन जरा समझ लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं चाप्स के बारे में। याद रखिएगा बेसिकली जो चाप है एक प्रकार का ये है ग्लोबल एक पेमेंट सिस्टम है जो बेसिकली यूके का है। किसका है, यूके का है। इज ए ब्रिटिश इक्विवेलेंट टू चिप, है ना। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो कि यूके का काम करता है। कहते हैं दिस सिस्टम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज चिप, यानी जैसे आप कहो कि जैसे चिप काम करता है उसी प्रिंसिपल पर चाप भी काम करता है, बट एक अमेरिका का है और एक यूके का है। वर्किंग ऑन द नेट पेमेंट, मतलब एक बार में, ये नहीं कि ग्रॉस पेमेंट, नेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के रूप में ये काम करता है ना। जो चाप है इट इज यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बैंक इन यूके, यानी यूके में जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं सारे बैंक इसको फॉलो करते हैं विथ अबाउट 20 मेंबर बैंक। प्रेजेंट में करीब 20 ऐसे बैंक हैं जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं एंड करीब 4500 इनडायरेक्ट मेंबर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं यूजिंग द सिस्टम थ्रू द सम लार्ज बैंक। ओके, तो चिप एक प्रकार का पेमेंट सिस्टम गेटवे है जो बेसिकली यूके का है, आपको याद रखना है। जो चाप है इसका फुल फॉर्म याद रखना, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। चिप बेसिकली अमेरिका का है और चाप बेसिकली यूके का है। आई होप ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, दूसरा एक टर्म अक्सर आता है ट्रांस यूरोपियन। तो एक प्रकार का ये भी जो है ना वो पेमेंट गेटवे है, बट याद रखना है कि ये जो गेटवे हैं ये बेसिकली यूरोपियन नेशन के लिए है ना। ये रियल टाइम याद रखना आपको, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं। रियल टाइम ग्रॉस जो सेटलमेंट होता है ना, उसको फॉलो करता है ट्रांसफर, इसको हम लोग कहते हैं टारगेट। ठीक है, तो टारगेट सिस्टम एक प्रकार का यूरो पेमेंट सिस्टम है जो कि अभी इंडिया में यूरोपियन नेशन में याद रखना टारगेट 2 काम कर रहा है। द यूज ऑफ टारगेट 2 इज मैंडेटरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी, अगर आप कोई भी पेमेंट यूरो में करते हैं, किसमें, यूरो में करते हैं, तो आपको इस सिस्टम को फॉलो करना होगा। दिस इज अ पेमेंट गेटवे, है ना। कहते हैं द यूरो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड नेशनल सेंट्रल बैंक ऑफ द यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री, यानी कि जितने भी हमारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं वो सिस्टम को फॉलो करती हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जो ईसीबी है ना, उसका ये देन है विच इज कॉल्ड टारगेट, विच इज कॉल्ड ट्रांस यूरोपियन, है ना। चलिए
नेक्स्ट वन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। विच अकाउंट इज मेंटेन, ऐसा कौन सा अकाउंट है जो दो करेंसीज में मेंटेन किया जाता है, वन ऑफ विच इज द फॉरेन करेंसी, एक फॉरेन करेंसी में और दूसरा उस देश की होम करेंसी, यानी कि उस मीडियम का, उस अकाउंट का नाम क्या है ना? क्या उसको हम नोस्ट्रो कहते हैं, क्या उसको हम वोस्ट्रो कहते हैं, क्या इसको हम मिरर अकाउंट कहेंगे, क्या इसको ऑल कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से, एवरीबडी ट्राई टू पार्टिसिपेट। इसको क्या कहेंगे एवरीबडी, इसको क्या कहेंगे? तो याद रखना, जब अगर मैं कहूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने HSBC में ओपन करवाया तो इसका नाम दिया गया नोस्ट्रो अकाउंट। कल बताया था मैंने, अगर HSBC ने SBI में ओपन करवाया तो इसे कहेंगे क्या? विच इज कॉल्ड वोस्ट्रो अकाउंट, है ना? और जब भी कोई अकाउंट डबल करेंसी में ओपन होगा, एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है, तो उसे हम कहते हैं मिरर अकाउंट। तो आंसर यहां पर क्या होगा? मिरर अकाउंट इज द राइट आंसर। देखिए, जितने भी हमारे बैंकर्स भाई सेशन को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा बस एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो समझेंगे नहीं कि गलतियां कहां से होती है। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, बिना MCQ प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाओगे कि गलती कहां से हो रही है ना? तो प्लीज सभी लोग पार्टिसिपेट करें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए देखिएगा ध्यान से, कहते हैं while a bank maintain nostro account with a foreign bank, ठीक है, बेसिकली फॉरेन करेंसी में, it has to keep a track of the account in its own books, अपने बुक में भी हम एंट्री करते हैं और फॉरेन करेंसी में भी करते हैं। So this is a reflection of shadow of nostro account. The entry in the mirror account are used for reconciliation, यानी जब भी हम अपने अकाउंट को रिकंसलाइड करते हैं, रिकंसलेशन करते हैं, तो वहां ये काम आता है, ठीक है? यानी कि कॉमन सी बात है, हमने नोस्ट्रो बनाया, अब वो भी जो हमको भेजेगा तो उसका भी हम डेटा मेंटेन करेंगे फॉर रिकंसलेशन के लिए, तो दिस इज नोन एज द मिरर अकाउंट। चलिए अगला बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेगा। एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट। कहते हैं इंडिया में सिस्टम यूज होता है, आपको बताना है सिस्टम को इंडिया में मैनेज कौन कर रहा है? NPCI मैनेज कर रही है, या IDBRT हैदराबाद मैनेज कर रही है, या IBA मैनेज कर रही है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा एवरीबॉडी? तो याद रखना है, बेसिकली ये वही IDBRT है जो कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी हुआ करती थी, याद रखिएगा। तो यही इसको मेंटेन करती है RTGS को। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे, जल्दी से मुझे बताइए कि पहला पॉइंट मैं पूछूं कि मुझे बताइए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? दूसरा मुझे बताइए कि इसकी टाइमिंग क्या है? तो अगर मैं पूछूं मिनिमम, तो मिनिमम है 2 लाख रुपए, ठीक है? और अगर मैं पूछूं मैक्सिमम, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? अगर मैं पूछूं टाइमिंग, तो याद रखना है सभी को 14 दिसंबर 2020 के बाद इसको कर दिया गया 24/7। हाय देवाशीष, हाउ आर यू? हाउ आर यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? लास्ट ईयर कैसा रहा एग्जाम आपका? लास्ट ईयर कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन, मुझे बताइए। चलिए वेलकम, नाइस। तो 6 का 4 होगा, यानी कि आंसर होगा हमारा IDBRT। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। अगर मैं बात करता हूं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT सिस्टम, जो कि प्रेजेंटली सेटल्ड है द फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स ऑन व्हाट?
एट आवरली इंटरवल एंड ऑल वर्किंग डे, यानी जो एनएफटी का सेटलमेंट होता है आपको ये बताना है कि ये कैसे हो रहा, क्या ये नेट बेसिस पर होता है, क्या ये ग्रॉस बेसिस पर होता है, या ये बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि टोटल जो इसके बैचेस होते हैं, अगर मैं कहूं तो टोटल बैचेस होते हैं 40 बैचेस इसके होते हैं, ठीक है। हर आधे घंटे पर पेमेंट सेटलमेंट होती है। तो हर आधे घंटे मतलब क्या हो गया, टाइमिंग के हिसाब से दिस इज कॉल्ड नेट बेसिस पर। जैसे अगर मैं बोलूं कि आरटीजीएस की बात करते हैं तो वहां क्या होता है, वहां पर क्या होता है कि आया और हमने भेज दिया, तो वहां होता है ग्रॉस बेसिस पर। बट यहां ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने सुबेरे 10 AM पर फंड का रिक्वेस्ट किया अपने बैंक को थ्रू मोबाइल बैंकिंग, तो फंड पहुंचेगा नहीं। जैसे ही आधा घंटा होगा 10:30 AM पर अगर मैं कहूं तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। दिस इज कॉल्ड एनईएफटी, दिस इज कॉल्ड हाई प्रियस वेलकम, है ना। दिस इज कॉल्ड 10:30 AM, सॉरी, हाँ, दिस इज कॉल्ड एन नेट बेसिस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, इंडिया में आरटीजीएस की टाइमिंग 24/365 की गई, अभी मैंने पीछे बताया ही है। वो कब से हो गई है, मिनिमम अमाउंट रुपीज कितना है, तो 2 लाख रुपए, ये बता दिया। तो आंसर इसका क्या होगा, 14 दिसंबर 2020 होगा, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एवरीबॉडी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और मुझे पूरा उम्मीद है कि देखिए आप लोग इसको गलत करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे गलत करेंगे। देखिए एक प्रोसेस का नाम है जिसका कहते हैं, जरा समझिएगा, एनईएफटी ट्रांजैक्शन आफ्टर नॉर्मल बैंकिंग आवर are expected to be automated transaction initiated using what mode by bank, online mode या straight through processing STP mode या gross processing। तो याद रखना the answer is called STP mode, the answer is called STP। very nice यार, बहुत अच्छा। चलिए ये आप लोगों के लिए आज का टास्क है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सारे क्वेश्चंस को मैं कल बताऊंगा और इसका आंसर आप लोगों को देना है इसी वीडियो के नीचे। ये आप लोगों का टास्क है एवरीबॉडी, ठीक है।